नमस्कार विद्यार्थियों। कक्षा 9 के लिए जो संस्कृत सब्जेक्ट के लिए सेमुशी प्रथम भाग आपके पाठ्यक्रम में निर्धारित है। आपको ये पता होना चाहिए कि पाठ्यक्रम में निर्धारित जो सेमुशी प्रथम भाग के पाठ्यपुस्तक के जो 12 अध्याय निर्धारित थे नवीन पाठ्यक्रम में, यहाँ दोस्तों ये अध्याय मात्र 35 नंबर के हैं। यानी जो पाठ्यपुस्तक है वह केवल 35 नंबर के हैं। 65 नंबर के जो प्रश्न होते हैं वो इस सेमुशी प्रथम भाग के अलावा यानी अपठिता अवबोधन, जी हाँ दोस्तों, जो 15 नंबर के हैं, रचनात्मक कार्य 25 नंबर के हैं और व्याकरण कार्य वो 25 नंबर का है। यानी आप पाठ्यक्रम के जाने बिना आप दिन रात भी पढ़ते हैं और पूरी की आपकी किताब आप कंठस्थ भी करते हैं तो केवल और केवल 35 नंबर आपके प्राप्त होंगे। तो आइए दोस्तों, जी हाँ छात्रों, आज हम देखते हैं कि सेमुशी पाठ्यपुस्तक के कौन कौन से पाठ इस सत्र में हमारे लिए पाठ्यक्रम में शामिल किए गए हैं और इसके अलावा कौन कौन से रचनात्मक कार्यों में जो 25 नंबर है उसके लिए हमें क्या पढ़ना है, अपठिता अवबोधन के 15 नंबर हैं उसके लिए क्या करना है, व्याकरण 25 नंबर में क्या क्या पूछा जाएगा और जो 35 नंबर हमें पता चल ही गया है जो पाठ्यपुस्तक के पाठ हैं उनके आधार पर। तो दोस्तों ये वीडियो आप इस वीडियो को बनाने का मेरा उद्देश्य यही है कि आप जानना चाहते हैं कि फिर 65% मार्क्स है तो क्या पढ़ना है। तो इस विश्लेषणात्मक ये वीडियो है, इसको अंत तक देखें। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, जब हम प्रत्यक्ष रूप से आपको मिलते थे, कक्षा अध्यापन जब होता था तो आपको अच्छी तरह से समझाया जाता था या उस संबंधित पाठ के साथ में कौन सा टॉपिक राज्य सरकार द्वारा निर्धारित है उसे हम साथ में पढ़ाते थे। तो उसमें आपको ये दिक्कत नहीं होती थी कि केवल पाठ्यपुस्तक के पाठ पढ़ने पर ही आपके अन्य जो मार्क्स थे उनकी भी तैयारी हो जाती थी। ध्यान दें, अपठिता अवबोधन जो 15 नंबर के हैं इनमें एक गद्यांश 10 नंबर का और दूसरा 5 नंबर का, यानी 15 नंबर की पढ़ाई इस अपठिता अवबोधन में आएगी और इसमें अपठित गद्यांश होंगे, एक 80 से 100 नंबर का, एक 40 से 50 नंबर का। और दोस्तों मैंने अपठिता अवबोधन के बहुत अच्छे वीडियो अपने चैनल पर अपलोड कर रखे हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब करें, अपठिता अवबोधन में जाएं और वहां आप इस चीज़ को देख सकते हैं। दोस्तों अपठिता अवबोधन हम देख चुके हैं, 15 नंबर का है। रचनात्मक कार्य जो कि 25 नंबर का है, इसमें 7 मार्क्स बधाई पत्र अथवा प्रार्थना पत्र के मिलेंगे, यानी इसे आप अनिवार्य रूप से याद कर लें। 10 मार्क्स यानी 10 नंबर संकेत आधारित लघु कथा अथवा चित्र वर्णन के निर्धारित किए गए, यानी आपको एक चित्र दिया जाएगा, साथ में संकेत यानी शब्द भी दिए जाएंगे, उनके आधार पर आपको चित्र वर्णन करना है। और 8 मार्क्स सबसे आसान है। जी हाँ दोस्तों, ये 8 मार्क्स तो प्रत्येक व्यक्ति ला सकता है। तो ये 8 मार्क्स जो सबसे आसान है, इसमें ऐसा क्या है जो कि इस पाठ्यक्रम का सबसे सरलतम भाग है और निर्धारित भाग है, वो याद करना, यानी 8 नंबर पक्के कर लेना और ये इस तरह 25 नंबर के आपके मार्क्स हो जाते हैं। तो ये 8 मार्क्स सबसे सरल भाग आपको इस वीडियो में अच्छी तरह विश्लेषण में देखने को मिलेगा। अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिखें, मैं आपको इस चीज़ को ढंग से पुनः आपके स्मरण में लाऊंगा। अपठिता अवबोधन 15 नंबर का हो चुका है। रचनात्मक कार्य 25 नंबर के हो गए हैं, जिसमें 7 मार्क्स बधाई पत्र प्रार्थना पत्र, 10 मार्क्स संकेत आधारित लघु कथा चित्र वर्णन और 8 मार्क्स बहुत आसान थे, वो हम अब जानेंगे। व्याकरण है वो 25 नंबर की है। जी हाँ दोस्तों, व्याकरण का आपको पता है 25 मार्क्स व्याकरण के निर्धारित किए गए हैं। पठिता अवबोधन सेमुशी प्रथम भाग जो पाठ्यपुस्तक है उस पाठ्यपुस्तक से 35 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें से भी प्रश्न निर्माण आदि जो व्याकरणात्मक प्रश्न है वो भी शामिल है। जी हाँ दोस्तों, तो इस सेमुशी जो पाठ्यपुस्तक है इसका भी विभाजन किस तरह किया गया है, कौन कौन से पाठ हमें पढ़ना है। जी हाँ दोस्तों, सेमुशी में से भी पाठ हटाए गए हैं,
ये आपको भी पता है, लेकिन कौन से हटाएं और किस तरह हमें पढ़ना है, ये आप इस वीडियो को देखकर, इस वीडियो का बनाने का उद्देश्य मेरा यही है, ताकि जो आओ घर से सीखे के तहत आप घर पर रह के पढ़ाई कर रहे हैं, आप अपनी पढ़ाई को अनवरत रूप से पाठ्यक्रम विभाजन के अनुरूप कर पाए। ये उपयुक्त आप चार्ट देखें तो ये टोटल 100 मार्क्स के 15, 25, 25 और 35 100 मार्क्स के हो गए हैं। यानी आपका जो पेपर है वो 100 मार्क्स का है और 100 मार्क्स का डिवाइडेशन हमने देख लिया है कौन से भाग में से किस किस जो चैप्टर हैं या किस किस भाग है, अपठितावबोधन, रचनात्मक कार्य, व्याकरण और पठितावबोधन, यानी किताब जो आपके सेमुसी पाठ्य पुस्तक है उसमें से किस तरह कितने नंबर के मार्क्स आएंगे। तो इनका पूर्ण विश्लेषण करेंगे, कौन सा पाठ आपके चलेगा, कौन सा पाठ हटा दिया गया है। दोस्तों विश्लेषणात्मक भाग में अपन बात कर लें, अपठितावबोधनम कितने नंबर थे आपको पता होना चाहिए। मैंने आपको बताया था 15 नंबर। जी हाँ दोस्तों, अपठितावबोधन यानी जो अपठित गद्यांश है, कितने 2 गद्यांश आएंगे, एक 80 से 100 नंबर, 100 शब्दों को परिमित, जिसमें 2 नंबर शीर्षक देने के रहेंगे। जी हाँ दोस्तों, और 2 नंबर शीर्षक देने के हैं, एक पद में उत्तर दो, पूर्ण वाक्य में उत्तर दो, 8 नंबर इसके हैं। 40 से 50 शब्दों का एक सरल गद्यांश होगा। इस जो सरल गद्यांश होगा उसमें शीर्षक प्रदान से संबंधित प्रश्न नहीं है, सीधा सीधा आपको क्या करना है, एक पद में, पूर्ण वाक्य में और भाषिक कार्य से संबंधित प्रश्नोत्तर पूछे जाएंगे और उनके आपको उत्तर करने हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है कि आपको किस तरह है ये 15 मार्क्स पूरे लाने हैं। इसके लिए अपठितावबोधन से संबंधित 4 वीडियो आपको मेरे प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। आप ऐसा करें, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे जो सदस्यता ले अथवा सब्सक्राइब लिखा हुआ है जो कि रेड है, उसे आप क्लिक करें। आपने सदस्यता ले ली है, सब्सक्राइब कर लिया है, उसके बाद में जो घंटी का आइकन है उसे दबाएं। इससे आपको और उसमें उसके बाद मेरे चैनल पर जाए, राजेंद्र शर्मा जो लिखा हुआ है इंग्लिश में, उसको आप प्रेस करें। आपको क्या मिलेगा, हाँ दोस्तों, पहले ये वीडियो संपूर्ण देखें, उसके बाद में आप जा सकते हैं। इससे आपको क्या फ़ायदा होगा, आप सीधे आप जो आपकी कक्षा से संबंधित है वो संपूर्ण पठित सामग्री, पठन सामग्री विश्लेषण के साथ में आपके प्रश्नों और उनके उत्तरों के साथ में प्राप्त कर पाएंगे। तो ये बहुत बड़ी आपको उपलब्धि होगी। जैसा कि हम शीर्षक दानम 2 नंबर से संबंधित है, हम चर्चा कर चुके हैं, और एक पदेन उत्तरत, पूर्ण वाक्यन उत्तरत, ये 8 मार्क्स हैं। 5 नंबर का ये जो 40 से 50 शब्दों का सरल गद्यांश है, यानी ये पूर्ण तैयारी, आपके 15 नंबर पक्के हैं। आप 1 से 2 वीडियो वो देखते हैं चैनल सब्सक्राइब करके, तो बहुत आसान हो जाते हैं। 7 नंबर बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, अभिनंदन पत्र या वर्धापन पत्र या प्राचार्य के प्रति प्रार्थना पत्र, ये 7 नंबर के हैं। और संकेत के आधारित जो लघु कथा है उसको अथवा चित्र का वर्णन जो करना है वो हमें 10 नंबर दिला रहे हैं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। 7 नंबर आपके प्रार्थना पत्र या पत्र को याद करने के, और 10 नंबर लघु कथा अथवा चित्र वर्णन के आपको मिल रहे हैं। तो दोस्तों रचनात्मक भाग की तरफ जो 8 नंबर की अपन चर्चा कर रहे थे वो आगे की स्लाइड में है। 8 नंबर आपको बहुत आसानी से मिल रहे हैं। कुल मिला के 7 नंबर आपके जो प्रार्थना पत्र के हैं ये आप आसानी से लिख सकते हैं। 10 नंबर लघु कथा या चित्र वर्णन के हैं वो आप आसानी से लिख सकते हैं। और ये सबसे सरल आपकी पाठ्य पुस्तक के 2 श्लोक लिखने पर आपको 8 नंबर दिए जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने 8वीं कक्षा में देखा होगा 2 श्लोक लिखने के 4 नंबर आपको मिलते थे, 6ठी क्लास में भी शायद। लेकिन यहाँ पर 2 श्लोक, यानी आप अगर 2 श्लोक जो पेपर में नहीं है और आपकी पाठ्य पुस्तक में है तो 8 नंबर आपको दिला रहे हैं। इसलिए आगे के विश्लेषण में आपको बताऊंगा कौन कौन से पाठों में श्लोक है, उनमें से आपको श्लोक याद करने हैं। आप अधिकतम कितने भी श्लोक याद कर सकते हैं, लेकिन न्यूनतम 5, 8, 10 इस सीरीज में आप न्यूनतम जरूर याद करें। देखिए दोस्तों 8 नंबर तो आपको सीधे सीधे ही मिल रहे हैं। अब बात कर लेते हैं संधि। जी, व्याकरण
आपके 25 नंबर की आएगी, जिसमें से 4 नंबर के संधि आएगी और वो स्वर संधि है। और स्वर संधि में भी केवल दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि और यण संधि। ऐसे ही 2 नंबर के आपके प्रत्यय है तुमुन, कत्वा, क्षत्रि, सानच, टाप, तमप और तरप। वाक्य ये बहुत इंपॉर्टेंस रखता है 5 नंबर के धातु रूपों का प्रयोग, यानी लट, लोट, लिट और लंग, विधिलिंग, इन 5 धातुओं में 5 नंबर के धातु रूप कौन कौन से होंगे? 7 नंबर ये धातु रूप। जी हाँ दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबको आप वीडियो को पॉज करें और इन्हें लिख लें। भू, पट, हस, नम, गम, गच्छ, अस, हन, क्रुद्ध, नश, नृत्य, इच्छ, पृच्छ, क्रिय, ज्ञा, भक्ष, चिंत, 7 नंबर ये दिला रहे हैं। और वाक्यों में शुद्ध शब्द रूप का प्रयोग करना, बालक की तरह पुल्लिंग अजंत, और कवि की तरह इकारांत, साधु की तरह उकारांत, इनका प्रयोग 7 नंबर का, यानी धातु रूप और शब्द रूप मिलाकर 14 नंबर आपको दे रहे हैं। तो आप इन्हें भी अच्छी तरह से याद कर लें। जी हाँ दोस्तों, साधु, कवि और बालक, ये 3 शब्द तो आप याद करें ही कह रहे, क्योंकि इन्हीं के अनुरूप आपके पाठ्यक्रम में 3 शब्द रूप आपको 7 नंबर दिला सकते हैं। बात करें दोस्तों पठितावबोधन की, यानी जो अपनी पाठ्य पुस्तक है उसमें से पाठ्य पुस्तक सामग्री है उसके अवलोकन से संबंधित, यानी अवलोकन से संबंधित जो 8 नंबर आएगा उसमें क्या आएगा? गद्यांश आएंगे 2, उनमें से एक की हिंदी अनुवाद करनी है, यानी 2 गद्यांशों में से एक का हिंदी अनुवाद करने पर आपको 8 नंबर मिलते हैं। यानी 8 नंबर के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, हिंदी अनुवाद। जी हाँ दोस्तों, और दूसरा हिंदी अनुवाद का जो चैप्टर है वो पद्यांश का, यानी श्लोकों में से होगा, और वही 2 में से एक श्लोक का हिंदी अनुवाद आप करेंगे तो आपको 7 नंबर मिलेंगे। यानी केवल हिंदी अनुवाद के आपको 15 नंबर मिल रहे हैं। तो प्रत्येक पाठ जो अपने सिलेबस में है उनकी हिंदी अनुवाद पर भी आप विशेष ध्यान दें। 15 नंबर आपको मिला रहे हैं हिंदी अनुवाद, यानी जो पाठ्य पुस्तक है उसमें से सेमुसी प्रथम भाग में से 15 नंबर आपके हिंदी अनुवाद से संबंधित हैं। प्रश्न निर्माण जो है आपने अच्छी तरह से सीख रखा है, 8वीं में भी, 6ठी में भी, 7वीं में भी। तो प्रश्न बनाना बहुत आसान सा है और ये आपको दिलाता है 5 नंबर। जी हाँ दोस्तों, 5 नंबर आपके ये हैं। और कथा क्रम संयोजन, गत कक्षा की जो सुपरिचित कथाएं हैं क्रम रहित रहेगी। 8 वाक्यों को क्रम पूर्वक आपको जोड़ना है और आपको 5 नंबर मिल जाएंगे। और जो किताब में से प्रश्न पूछे जाएंगे 8 में से आपको 5 प्रश्न करने हैं, यानी 2 नंबर का आपका एक प्रश्न है और 10 नंबर आपको दिला देगा। यानी बहुत आसान सा काम है। हिंदी अनुवाद आपको 15 नंबर दिलवा रहा है। ध्यान दें, हिंदी अनुवाद है 8 नंबर, गद्यांश की हिंदी अनुवाद के 7 नंबर, श्लोक या पद्यांश की हिंदी अनुवाद के आपको मिल रहे हैं 15 नंबर। प्रश्न निर्माण 5 नंबर दिला रहा है। कथा को संयोजन करना 5 नंबर, और 8 में से 5 प्रश्न करने पर आपको मिल रहे हैं 10 नंबर। सबसे पहले हम इस विश्लेषण को पाठ्य पुस्तक के पाठों के आधार पर देखते हैं। हमारा सबसे प्रथम पाठ है भारती वसंत गीति, निनादे नवीनामय वाणी वीणा। माता सरस्वती जी के गीति है। वो प्रख्यात कवि जो पंडित जानकी वल्लभ शास्त्री जी हैं उनकी काकली नामक गीत संग्रह से संकलित है। और ये सरस्वती वंदना, इसमें कामना की गई है कि हे माँ सरस्वती निनादे नवीनामय वाणी वीणा, आप ऐसी वीणा बजाओ जिससे मधुर मंजरियों से पीत पंक्ति वाले आम के वृक्ष, कोयल का कूजन, वायु का धीरे धीरे बहना, अमराइयों में काले भ्रमरों का गुंजार और नदियों का जल वसंत ऋतु में मोहक हो उठे। यानी ये स्वाधीनता संग्राम की पृष्ठभूमि का पाठ है और ये पाठ हमें पढ़ना है, पाठ्यक्रम में शामिल है। यानी प्रथम पाठ जो मंगलाचरण भी कह सकते हैं, सरस्वती वंदना भी कह सकते हैं, या नवचेतना का स्वर भी कह सकते हैं, यह पाठ हम सभी को अवश्य पढ़ना है। जी हाँ दोस्तों, और आप इस पाठ के बाद में बात करते हैं
जो दूसरा पाठ है, यानी ये पाठ हम पढ़ लेते हैं क्योंकि हमारे पाठ्यक्रम में भी है, माता सरस्वती की वंदना भी है, नवचेतना का स्वर भी है। तो अब दूसरा जो पाठ है उस पाठ का नाम है स्वर्ण काक है। द्वितीय पाठ जो है उसका नाम है स्वर्ण काक है। तो स्वर्ण काक को भी आप आसानी से पढ़ सकते हैं, लेकिन पाठ्यक्रम से वो हटा दिया गया है क्योंकि वो विश्व कथा शतकम पद्म शास्त्री जी द्वारा जो रचित है उनमें से लिया गया है। बहुत अच्छी कहानी है, कहानी को पढ़ने की दृष्टि से आप अवश्य पढ़ें, लेकिन पाठ्यक्रम में इससे संबंधित इस बार कोई भी प्रश्न शामिल नहीं किया जाएगा। पाठ्यक्रम से द्वितीय पाठ स्वर्ण काका को हटा दिया गया है, यानी आप पाठ्यक्रम की दृष्टि से इसे नहीं पढ़ना है। रुचि की दृष्टि से या आप कथा में रुचि रखते हैं, कथा आपको अच्छी लगती है, तो आप इस पाठ को पढ़ सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, दूसरे संदर्भ में इन पाठों को हटाई गई जो कथाएं हैं, हो सकता है आगामी जो बोर्ड परीक्षाएं हैं अगले वर्ष की, उसमें कथा क्रम संयोजन में इन कथाओं से भी प्रश्न बन सकते हैं। अपठित जो गद्यांश वगैरह है इनसे पूछे जा सकते हैं। तो आप, अगर आपके पास समय है तो इन्हें आप पढ़ सकते हैं। वैसे पाठ्यक्रम की दृष्टि से हटा दिया गया है। बात करते हैं तृतीय पाठ गोदोहनम। पाठस्य नाम अस्ति गोदोहनम। जी हाँ दोस्तों, बहुत बढ़िया। ये चतुर्व्यूहम जो पुस्तक है उसकी संक्षिप्त रूप से ये लिया गया है। और इसमें क्या है, एक ऐसा व्यक्ति है जो धनवान और सुखी होना चाहता है और क्या करता है, महीने भर दूध दोने से रुक जाता है। महीने का दूध मैं एक ही साथ निकालूंगा, सारा दूध गाय के शरीर में रहने देता हूँ। जी हाँ दोस्तों, बहुत अच्छी, मतलब आप इसके दृश्य देखेंगे बहुत मज़ा आएगा। गोदोहनम, इसमें आप आसानी से इसे ज़रूर पढ़ें और इसकी जो कथानक है इसको आप नाट्य रूपांतरण के रूप में पढ़ें, यानी नाटक की दृष्टि से आपस में मित्र मिलकर आपस में जो दूरी रखते हुए। दोस्तों, ये वर्तमान दौर की सबसे बड़ी ज़रूरत है। अब ये जब 1 महीने बाद दूध निकालता है तो एक दूध की बिंदु भी नहीं मिलती, तो इसीलिए जब परीक्षा का समय होता है तब आप रात दिन एक कर देते हो और वर्तमान में आप नहीं पढ़ते हो। उसी संदर्भ को आप लेते हुए देखें, यानी यह आपको प्रेरणा देता है कि जो सतत कार्य किया जाता है, थोड़ा थोड़ा लगातार कार्य किया जाता है, वह सफल होता है। रसरी आवत जात रे सिर पर परत निशान आपने सुना होगा, तो वही बात है। करत करत अभ्यास के जड़ मति होत सुजान, यानी थोड़ा थोड़ा अभ्यास करने से जड़ बुद्धि भी विद्वान बन जाता है। तो ये गोदोहनम बहुत ही अच्छी इसके दृश्य हैं और आपको इसको दृश्यों को आपको जीना है, आपको एक नाटक की तरह। तो वो पाठ्यक्रम में आपके है कल्पतरु, चतुर्थ पाठ है। बेताल पच्चीसी का नाम आपने अच्छी तरह से सुना होगा। इसमें कल्प वृक्ष से जीमूत वाहन जो मांगता है वो लौकिक पदार्थ यानी धन धान्य सारी चीज़ें नहीं मांगकर जगत का कल्याण मांगता है। समस्त सांसारिक प्राणियों के दुख को हटाने का वर मांगता है। और वो क्या बताता है कि ये जो जितने भी भौतिक पदार्थ हैं ये जल की जो लहरें हैं उसके समान हैं और परोपकार ही सर्वोत्कृष्ट और चिरस्थायी तत्व है। तो ये भी आपको अवश्य पढ़ना है। पाठ्यक्रम में भी आपके एज इट इज यथावत यह रखा गया है। जी हाँ दोस्तों, ध्यान दें, बहुत अच्छी आपको इससे प्रेरणा मिलेगी। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों को, जी हाँ दोस्तों, आपकी कक्षा से संबंधित जो भी दोस्त आप जिससे परिचित हैं उस तक ये वीडियो पहुंचाएं ताकि मेरे वीडियो बनाने का उद्देश्य संपूर्ण हो सके। इससे ये फ़ायदा होगा कि आपके जो मित्र हैं उन तक ये वीडियो जाएगा, उनको पाठ्यक्रम की अच्छी तरह से नॉलेज होगी और वो पाठ्यक्रम के अनुरूप ही पढ़ पाएंगे। अब पंचम पाठ है सुक्ति मौक्तिकम। ये संपूर्ण पाठ आप याद करें। जी हाँ दोस्तों, कंठस्थ करें। कंठस्थ क्यों करें? क्योंकि एक तो 8 नंबर आपके श्लोकों के हैं, 7 नंबर आपके हिंदी अनुवाद के हैं, अर्थात आपको 15 मार्क्स ये पाठ दिलाने वाला है। 15 नंबर केवल इस पाठ से आपको प्राप्त हो रहे हैं और साथ में आपको जीवन में
सदाचार की महिमा, प्रिय वाणी की आवश्यकता, परोपकारियों का स्वभाव, गुण अर्जन की प्रेरणा, मित्रता का स्वरूप, श्रेष्ठ संगति की प्रशंसा और सत्संगति का क्या प्रभाव है, ये भी आपको अपने जीवन में उतारने को मिलेगा। तो सभी श्लोकों को याद भी करें और कंठस्थ भी करें। जी हाँ दोस्तों, आपको 15 नंबर इस पाठ से मिल रहे हैं और जीवन को सरल और सौम्य और जिसको कहें सुव्यवस्थित तरीके से जीने में आपको ये पाठ मददगार साबित होगा। जैसे व्रतम यत्नेन शर्रक्षेद वित्तम में तिचे याति चे, यानी धन तो आता है और जाता है, कहते हैं बड़े बुजुर्ग, धन तो हाथ का मेल है। सबसे बड़ी चीज किसकी संरक्षण करनी चाहिए, किसकी रक्षा करनी चाहिए? चरित्र की। वृत्तम यत्नेन संरक्षेत वित्तम एति च याति च। छठा पाठ, वर्तमान परिस्थिति में आपके घर वाले आपको पढ़ने के लिए कहते हैं, आप कहाँ भाग जाते हैं? जी हाँ दोस्तों, खेलने। यही स्थिति है। और ये पाठ है भ्रांतो बाल है। इसमें भी क्या होता है, इसमें एक बच्चे की जो व्यथा है वो वर्णित है। वह जो भ्रांत बालक है वो क्या करता है, पाठशाला से यानी विद्यालय के समय में कहाँ भाग जाता है? खेलने के लिए भाग जाता है। अब उसे कोई दोस्त नहीं मिलता तो वो चींटी से जो भी उसको सामने मिलता है उससे ही वो वार्तालाप करता है और अपने साथ खेलने के लिए कहता है। तब उसे पता चलता है कि सभी जितने भी जीव जंतु हैं वो अपने अपने कार्य में संलग्न है, केवल मैं ही ऐसा हूँ जो अपने कार्य से विरत हूँ। तो बच्चों, ये पाठ आपको बहुत ज़्यादा प्रेरणा देगा और इस पाठ से आप प्रेरित होकर अनवरत रूप से अपने कर्म यानी अध्ययन में आप लग जाएंगे, ऐसा मैं मानता हूँ। इस पाठ को बार बार पढ़िए और पाठ्यक्रम में भी आपके ये शामिल किया गया है। साथ ही दोस्तों, इस पाठ में देखो कहाँ से शुरू हो रहा है, भ्रांत कश्चन बाल है पाठशाला गमन वेलायाम, यानी पाठशाला जाने के समय ही कोई भ्रांत बालक है वो बाहर चला जा रहा है। तो इसको ये एक बहुत प्रेरणादायक पाठ है। और दोस्तों, संस्कृत के ही नहीं, आपके पाठ्य पुस्तकें जो दूसरे भी विषय हैं उनके जितने भी आपके पाठ हैं उनका उद्देश्य आपका जीवन निर्माण भी है, आपका चरित्र निर्माण भी है। तो इन पाठों से आपको प्रेरणा भी अवश्य लेनी चाहिए कि ये पाठ मुझे क्यों पढ़ाया जा रहा है। और वास्तव में बहुत रोचक पाठ है। इस पाठ को आप अपने छोटे भाई बहनों, अपने दोस्तों से भी शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये एक बहुत ही प्रेरणादायक पाठ है और हमारे पाठ्यक्रम में एज इट इज रखा गया है। अगला पाठ जो अपना है 7वां पाठ, उसका नाम है प्रत्यभिज्ञानम। प्रत्यभिज्ञानम। और पंचरात्रम जो नाटक है महाकवि भास का, उसमें से ये पाठ्यक्रम में पूर्व में शामिल किया गया है। यानी शे मुस्लिम जो अपनी पाठ्य पुस्तक थी उसमें रखा गया, लेकिन वर्तमान में जो कोर्स कम हुआ है उस कोर्स में प्रत्यभिज्ञानम इस पाठ को हटा लिया गया है। जी हाँ दोस्तों, इस पाठ में अभिमन्यु जब गले लगता है उसका वर्णन है। हालांकि ये पाठ भी बहुत रुचिकर है। उत्तर और जो उत्तर उन्हें बताता है कि ये पांडवी हैं, तो बहुत अच्छा संवादात्मक शैली में ये प्रत्यभिज्ञानम पंचरात्रम से लिया गया पाठ था। ये हमारे सिलेबस से इस बार हटा दिया गया है। पाठ्यक्रम की दृष्टि से यानी अपने कक्षा 9 की दृष्टि से, परीक्षा की दृष्टि से इसमें से कुछ भी प्रश्न आपको पूछे नहीं जाएंगे। मेरा कहना तो ये है, आप इसे भी पढ़ें, पाठ्यक्रम की दृष्टि से नहीं, नंबर लाने की दृष्टि से नहीं, बल्कि ज्ञानार्जन की दृष्टि से। लोह तुला अष्टम पाठ है। लोह तुला पंचतंत्र विष्णु शर्मा द्वारा जो रचित है उसमें से लिया गया है। और बहुत आपने ये कहानी जो अपनी राजस्थानी भाषा है, नानी दादी या अपने बड़े बुजुर्गों से अवश्य सुनी होगी। जी हाँ दोस्तों, तो लोह तुला ये रोचक कहानी जो कि पंचतंत्र की मूलतः है कहानी है, ये ली गई है। आप इसे अवश्य पढ़ें। और आपको पता हो तो कहानी पढ़ना ही नहीं है, ये जो पाठ है इनके हिंदी अनुवाद आपको याद होने चाहिए, क्योंकि 8 नंबर हिंदी अनुवाद गद्यांश के रूप में आएंगे और 7 नंबर का हिंदी अनुवाद पद्यांश के रूप में पाठ्यक्रम में शामिल है। बहुत ही रुचिकर ये जो कक्षा है, अष्टम पाठ लोह तुला, बहुत ही शानदार। आप इसे अवश्य पढ़ें
और मेरा कहना तो यह है कि आप अपने दोस्तों मित्रों से ये जो अपनी पाठ्य पुस्तक में जो कहानियाँ हैं, जो आपके पाठ हैं, इन पर चर्चा अवश्य करें। आपसी जो तालमेल है उसके साथ में आप पढ़ाई करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। नवम पाठ शिक्षा सेतु मिट्टी का पुल। जी हाँ दोस्तों, हालांकि पाठ्यक्रम से ये हटा दिया गया है। कथा सरित सागर जो सोमदेव ने रची है उसके सप्तम अध्याय के आधार पर यह आधारित है। और मिट्टी का पुल यानी बहती जो नदी है उस पर एक एक मुट्ठी मिट्टी डालकर पुल बनाने की चेष्टा करने का वर्णन और एक विद्यार्थी का वर्णन किया गया है कि मैं भी इस तरह एक ही दिन में विद्या का अर्जन कर लूँगा। यानी ये भी प्रेरणादायक पाठ था, हालांकि ये पाठ्यक्रम से हटा लिया गया है। बहुत ही प्रेरणादायक और बहुत ही अच्छा ये पाठ था और आप इसे ज्ञान की दृष्टि से अवश्य पढ़ें। हालांकि ये पाठ्यक्रम में इससे संबंधित आपको प्रश्न बिल्कुल ही नहीं पूछे जाएंगे। ये पाठ्यक्रम से पूर्णतः हट गया है, लेकिन आप इस पाठ को मेरे कहने से अवश्य पढ़ें। इसकी कथा को आप सुने, रुचिकर है और रुचि उत्पादन संस्कृत की दृष्टि से और विषय की दृष्टि से माने या आप जिसे कहे आपके जो शाब्दिक भंडार को वृद्धि में ये सहायक हो सकता है। ये कथाएं बहुत ही सरल और क्योंकि कथा सरित सागर अपने आप में बहुत सुपरिचित ग्रंथ है और इसमें से कथाएं बहुत सौभाग्य है कि हमारे पाठ्यक्रम में पूर्व में चलती थी। तो परीक्षा में ये पाठ हालांकि शामिल नहीं है, लेकिन फिर भी मेरा तो विचार यही है कि आपको इसे बार बार पढ़ना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, बहुत अच्छा पाठ है। इससे शिक्षा सेतु पाठ के बारे में अपन चर्चा कर चुके हैं। अब आगे बात करते हैं 10वें पाठ पर। तो 10वां पाठ आपका है जटायु सोरियम। लेकिन पहले चर्चा कर लेते हैं दोस्तों जटायु सोरियम से पहले, अगर आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, ध्यान दें दोस्तों, नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि आपको प्रत्येक पाठ से संबंधित जो वीडियो तुरंत मिल सके। इसलिए आप बेल आइकन जो घंटी का आइकन है उसको भी जोड़ लें। 10वां पाठ है जटायु सोरियम, जो कि जटायु के शूरता का पराक्रम का वर्णन करता है। महर्षि वाल्मीकि विरचित रामायण से ये पाठ था, लेकिन इसे भी पाठ्यक्रम से हटा दिया गया है। यानी ये पाठ भी आपके परीक्षा की दृष्टि से बाहर है। अगला जो पाठ है जटायु सोरियम 10वां पाठ है, ये आपके पाठ्यक्रम से हटा दिया गया है। जो सीता को अपहरण करके रावण ले जाता है तब जटायु किस तरह संघर्ष करता है, रावण को किस तरह पराजित सा कर देता है, उसी का वर्णन इस पाठ में श्लोक के रूप में या अनुष्टुप छंद में महर्षि वाल्मीकि जी द्वारा जो विरचित है उसमें कौन से कांड में ये कहानी वर्णित है, ये मतलब एकादश पाठ है पर्यावरणम। जी हाँ दोस्तों, पाठ्यक्रम का जो हटाया गया भाग है वहाँ एकादश पाठ के रूप में वांग्मनः स्वरूपम जो 12वां पाठ है उसको दर्शाया गया है। और जो पठितावबोधन के तहत दिखाया गया है वहाँ पर पाठ्यक्रम में शामिल भाग में भी इसी पाठ को दिखाया है। यानी ये जो एकादश पाठ है पर्यावरण है, ये पाठ्यक्रम में हमारे अवश्य आएगा और इससे संबंधित हिंदी अनुवाद भी प्रश्न में बनेंगे। तो इस पाठ को आप अवश्य पढ़ें, ढंग से पढ़ें। ये पाठ आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है, पर्यावरण से संबंधित है। और वर्तमान में जो द्वादश पाठ है जिसमें वांग, मन और प्राण का स्वरूप है, आप ज्ञान की दृष्टि से पढ़ सकते हैं। वास्तव में इसको हटाए गए भाग में एकादश पाठ लिखकर दर्शाया गया है, हालांकि ये 12वां पाठ है। तो ये हमारे पाठ्यक्रम से हटा लिया गया है। पाठ्यक्रम में ये थोड़ी सी मिस्टेक हालांकि ऐसी होनी नहीं चाहिए लेकिन फिर भी है। तो आप इस पाठ को अगर ज्ञान अर्जन की दृष्टि से पढ़ना चाहें तो ज़रूर पढ़ें, लेकिन ये आपके पाठ्यक्रम से हटा लिया गया है। तो दोस्तों कैसा लगा आपका नवीन पाठ्यक्रम, इस बारे में आप कमेंट बॉक्स में लिखें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।